प्रेस वार्ता जो आयोजित की है, आप सभी को ज्ञात है कि एक ऐतिहासिक फैसला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है लिया गया है, और वो फैसला है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या? इस अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं की भूमिका और सशक्त रूप से आगे बढ़ाने के लिए, उनकी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया। हम देखेंगे कि आपके सामने हम सभी चीजों को रखेंगे किस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए अनेक विभिन्न योजनाएं जो है चलाई, से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम की जरूरत। तो वैश्विक शोध भी ये बतलाता है कि नारियों के सम्मान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नारी की भागीदारी जिस तरह से बढ़ रही है, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि नारी बिल्कुल से घर के अंदर, वो निकल रही है घर से बाहर, उनकी भागीदारी हर एक क्षेत्र में दिख रही है, लेकिन प्रतिनिधित्व में कमी। अगर उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर मिलता है तो कैसा बदलाव आएगा हमारे समाज में, हमारे राज्य। जब महिलाओं को कार्यबल मिलता है तो उनके अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी होती है, राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी होती है, राष्ट्र आगे बढ़ता है, समावेशी विकास होता है। और यदि लैंगिक अंतर कम कर दिया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 7 ट्रिलियन डॉलर में अगर कहें तो इसमें वृद्धि होगी अर्थव्यवस्था की, अगर हम महिला शक्ति को मौका देते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है 72% घर महिलाओं के नाम होंगे। आप देखेंगे कि ग्रेजुएट महिलाएं STEM के माध्यम से ग्रेजुएट महिलाएं लगभग 43%। आप देखेंगे मुद्रा योजना के तहत 69% महिलाओं को जो है लोन दिया गया। आप देखेंगे कि स्टैंड अप इंडिया के तहत लगभग 84% महिला लाभार्थी। इसी की कड़ी में अगर देखा जाए कि कैसे मोदी सरकार ने योजना के तहत महिलाओं को बल दिया और महिलाओं की जिंदगी को सुधारा, उसमें उज्ज्वला योजना देख लीजिए। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ LPG कनेक्शन महिलाओं को मिला, 10 करोड़ महिलाओं को मिला। जल जीवन मिशन के तहत 14 करोड़ घरों को जो है पानी मिला। स्वच्छ भारत मिशन के फूलों में शौच का जो वातावरण था उसे कम किया गया है। तो ये सभी प्रयास हमारे केंद्र नेतृत्व के द्वारा किए गए ताकि महिलाओं के जीवन के स्तर को अगर आप पहले से कंपैरिजन अभी देखेंगे तो निसंदेह निश्चित रूप से ऐसे हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अब इसमें सिर्फ भागीदारी की बात नहीं है, प्रतिनिधित्व की बात है, क्योंकि राजनीतिक भागीदारी तो बढ़ रही है, निसंदेह बढ़ रही है। उन्हें प्रतिनिधित्व करने का जो शासन, जो उनका कमांड उन्हें देना चाहिए वो कम। महिलाएं देश के केंद्र में, तो उन्हें केंद्र लोकतंत्र के किनारे नहीं लेकर वो लोकतंत्र के केंद्र बिंदु पर जो उन्हें रख कर काम किया जा रहा है, ये हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। अगर 2024 की बात की जाए तो कुल मतदाताओं में लगभग 48.62% महिलाएं, जो 47 करोड़ से भी ज्यादा है। पुरुषों और महिलाओं के बीच अगर अंतर भी कम हो रहा है तो उसमें अगर आप 2024 के जो वोट परसेंटेज देखेंगे उसमें महिलाओं ने लगभग 65.78% महिलाओं ने वोट दिया। मतलब वो पुरुषों की अगर तुलना की जाए तो महिलाएं बढ़ चढ़कर राजनीतिक फैसलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करती है। आप पंचायत क्षेत्र में भी देखिएगा तो वहां पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 14.5 लाख महिलाएं चुनकर आई हैं, और जो कुल प्रतिनिधियों का लगभग 46% है। और इन गांवों में छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव देखने को हम लोग को, जहां आप देखिएगा जिस विधानसभा में महिला नेतृत्व कर रही है, जिस पंचायत में महिला मुखिया के रूप में है, वहां की स्थिति आप देखिए कि वो कितनी संवेदनशीलता के साथ वहां काम करती है, संतुलन बनाकर काम करती है। तो मेरा ये मानना है कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो महिलाएं केवल पद नहीं संभालती, जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वो शासन करती है संवेदनशीलता के साथ। नारी के नेतृत्व में शासन की प्राथमिकताएं भी बदलती। जब हम देखेंगे कि जब आप मेरे ही विधानसभा को ले लीजिए, यहाँ पे मुझे तकरीबन अभी 1.5 साल हो गए, मुझे मौका मिला एक नारी शक्ति होने के नाते मैं अपने क्षेत्र की चीजों को गंभीरता से लेती आ रही हूँ और लोगों का विश्वास भी उतनी ही तेजी से मेरे प्रति बढ़ रहा।
पिछले दशक में जो है 32 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुले। मुद्रा योजना के तहत 68% ऋण महिलाओं को मिले। 10 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपके शैक्षणिक क्षेत्रों में महिलाएं की भूमिका बढ़ी है, लगातार बढ़ोतरी हुई। तो ये निष्कर्ष निकलता है इन सभी चीजों को देखते हुए कि महिलाओं को केवल लाभार्थी न समझा जाए। महिलाओं को अब तक देखा जाता था कि सरकार योजना देती थी और महिलाएं उन योजना का लाभ लेने का काम करती। अब की स्थिति बदल रही। अब महिलाएं केवल योजनाओं का लाभ नहीं लेंगी, अब महिलाएं नीति निर्माता बनेंगी। और जब नीति निर्माता बनेंगी तो वो अपने फैसले जो हम अपने महिलाओं के जीवन को प्रभावित करते हैं, ऐसे फैसलों पर उनका आवाज बुलंदी से नजर आएगी। झारखंड राज्य का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। जब यहाँ पे अभी टोटल सीट है 81 सीट है। जब जनगणना होगा, परिसीमन आएगा तो निसंदेह सीट बढ़ेगा, तकरीबन 125 के आसपास जाएगा। तो अगर इसमें से आधा सीट, अगर 40 सीट भी महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाती है तो आप सोचिए वहां पे सदन में महिलाओं की जो भूमिका रहेगी और जो सदन से जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो महिलाओं के पक्ष में आएगा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आएगा, महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए आएगा। तो ये कह सकते हैं कि अब महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, अब महिलाएं नीति निर्माता बनेंगी। अपने जीवन के फैसले के साथ साथ अब वो राष्ट्र के फैसले लेंगी। और जिस तरह से महिलाएं अपने घर को संभालती आ रही है, समाज को संभालती आ रही है, अब वो राष्ट्र संभालने की बारी भी अब महिलाओं की आ गई है। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ है, मैं इसका हृदय से खुले दिल से स्वागत करती हूँ और बधाई देती हूँ आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये अहम फैसला लिया। तो मैं अब इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हमारी और महिला जो साथी हैं, हमारी समस्त नारी शक्ति, मातृत्व शक्ति से भी आग्रह करती हूँ, आप बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लीजिए और सामने आइए, अपने नेतृत्व को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और कमान संभालिए और आगे बढ़ चलिए। बहुत बहुत